चैंगरेन दूसरे दिन अपने मैनेजर के पास जाता है और उसे चेनाओ की फोटो दिखाकर बोलता है कि क्या तुम इसे जानते हो। उसका मैनेजर बताता है हाँ, अरे ये तो वही आदमी है जो कंस्ट्रक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। दरअसल एक जगह है जहाँ पे हम एक बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और ये आदमी सबको भड़का रहा था और यहाँ तक कि हमसे बहुत ज़्यादा पैसों की मांग कर रहा था। ये फोटो तुमने तब ली है शायद जब वो ऑफिस में पैसे लेने आया था, पर अब सारी चीज़ें ठीक है, हमने उसे पैसे दे दिए हैं और अब वो बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं करेगा और ना ही ऑफिस में आएगा। चंद्रन भी बताता है कि इसने ना मुझे इसलिए तभी अटैक किया होगा शायद। उसका मैनेजर कहता है अच्छा, उसने सच में ऐसा किया? वो मुझे धमकी दे रहा था पर मुझे नहीं पता था वो सच में ऐसा कर लेगा। चंगरेन को अपना जवाब मिल जाता है, वो वहां से चले जाता है, पर उसका मैनेजर उसके जाते ही कॉल करता है डायरेक्टर जू यानी चंगरेन के पापा को और कहता है आपने जैसा बताया था मैंने वैसा ही चंगरेन को बता दिया है और साथ ही मैंने चेनाओ का भी ख्याल रख लिया है, अब वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अब हम पहुंचते हैं सीधे गुचुएन के ऑफिस में और वहां पर आती है जियाओनिंग और वो आज की छुट्टी मांग रही होती है। गुचुएन रीज़न पूछता तो वो बताती है कि दरअसल मेरी ना डेट है अपनी एक फ्रेंड के साथ, तो मैं वहां जा रही हूँ उसके साथ लंच करने के लिए। वो ऑफकोर्स उसे मना कैसे कर सकता था, वो हाँ कह देता है पर पीछे पीछे उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो किसी को मिलने वाली होती है और चुपचाप से सारी बातें सुन लेता है। तभी वो देखता है उससे तो कोई और नहीं बल्कि चेन चेन मिलने आ रहा है। अब चेन चेन और जियाओनिंग एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा रहे होते हैं पर उसको उतने दूर से सुनाई नहीं देता, तो वो डायरेक्ट उनके चेयर के पीछे जाकर बैठ जाता है और सुनने की कोशिश करता है पर उसे फिर भी पता नहीं चलता। इतने में चेन चेन बोलता है मुझको बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं है, चलो हम चलते हैं। तो जियाओनिंग कहती है ठीक है, हम चलते चलते एक दूसरे से इस बारे में डिस्कस करेंगे और वो सीधे शाम को पहुंचते हैं जाओयन के घर में। जाओयन बोलती है तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा इतना हैंडसम दोस्त भी है। चेन चेन भी बोलता है कि जियाओनिंग ने मुझे बताया कि उसकी इतनी ज़्यादा प्रिटी बेस्ट फ्रेंड है, पर आई एम सॉरी आप मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। अब जाओयन को ऑब्वियसली ईगो थोड़ा सा हर्ट हो जाता है और वो गुस्सा करने लगती है कि ये ऐसा कैसे बोल सकता है, पर जियाओनिंग दोनों को काम डाउन करती है। तीनों के तीनों अब खाने बैठते हैं और तभी जियाओनिंग से हमें पता चलता है जिस बारे में चेन चेन बात कर रहा था उससे रेस्टोरेंट में, वो दरअसल ये थी कि उसके माँ बाप उसे बहुत रोक रहे हैं अपने साथ घर पे रहने को, पर वो रहना नहीं चाहता, वो अकेले एक्सप्लोर करना चाहता है। जियाओनिंग का इसके रिप्लाई ये होता है कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते मैं तो ज़बरदस्ती उनके साथ रहती। तभी चेन चेन दोबारा से इमोशनल मुंह बना के कहता है एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, और जियाओनिंग के कंधे पे सर लगकर बोलता है मेरा ना ब्रेकअप हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, मैं क्या करूं। जाओयन कहती है तो ऐसा मुंह बना रहा था जैसे कि बड़ी सीरियस बात है। एक्चुअली मुझे लगता है तुझे गिव अप नहीं करना चाहिए, तुझे ना उसे जलाना चाहिए कि उसके जाने के बाद भी तू खुश है। तू ऐसा कर, सोशल मीडिया पे ना हम तीनों की फोटोज पोस्ट कर। अब तीनों करते हैं पोस्ट और उनकी फोटो हो जाती है पोस्ट, जिसे सबसे पहले देखता है गुचुएन और देख के बहुत ज़्यादा जलता है कि ये चेन चेन वहाँ भी पहुँच गया और एंजॉय कर रहा है जियाओनिंग के साथ। इतने में वहाँ पे चंगरेन भी आ जाता है और उसके सामने गुचुएन काफ़ी कूल बिहेव करता है। चंगरेन बोलता है तूने पोस्ट देखा वो चेन चेन तेरा वाला मेरे जाओयन तक का भी पहुँच गया। और गुचुएन काफ़ी काम बिहेव करके बोलता है हाँ ठीक है तो क्या हो गया। तभी चेनरेन उसे बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है काफ़ी सारी चीज़ें बोल के कि 3 महीने तक का कैसे रुकेगा, ये चेन चेन को हमें इससे दूर रखना चाहिए क्योंकि इससे सिर्फ जियाओनिंग की नहीं पता बल्कि जाओयन को भी खतरा है। गुचुएन पहले साफ साफ इनकार करता है पर वो इतनी ज़्यादा जिद करता है कि गुचुएन को मानना ही पड़ता है। दरअसल गुचुएन मन से भी यही चाहता था कि वो जाके वहाँ पे देखे कि चेन चेन क्या अभी भी उन लड़कियों के साथ है और स्पेशली जियाओनिंग के साथ है, क्योंकि जलन तो उसे भी मच रही होती है। वो वहाँ पे पहुँचते हैं और उस बिल्डिंग से निकल रहे हुए डिलीवरी वाले को पूछते हैं कि जिस अपार्टमेंट में तुमने डिलीवरी की ना वहाँ पे किसने खाना रिसीव किया, कोई लड़का था या कोई लड़की थी। डिलीवरी वाला भी बोलता है मैं एक ऑनेस्ट फूड डिलीवरी वाला हूँ, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वो कहता है दरअसल जो ऑर्डर किया था वो मैंने ही किया था, तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें किस ऑर्डर देना था और तुम किसको ऑर्डर देकर आए हो, तो जल्दी जल्दी बता दो। अब वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है क्योंकि वो तो एक सच्चा फूड डिलीवरी मैन है, तो हार मान के चंगरेन को एक दूसरा आइडिया निकालना पड़ता है। अब डोरबेल बजती है जाओयन की और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते तो वहाँ पे चंगरेन डिलीवरी बॉय बन के पहुंचा होता है। वो बहाने से खाना बहुत ज़्यादा हैवी है करके घर के अंदर घुस जाता है और नीचे इंतज़ार कर रहा होता है डिलीवरी वाला अपनी ड्रेस का और गुचुएन चंगरेन का। पर काफ़ी टाइम हो गया होता है, वो बाहर ही नहीं आता, तो गुचुएन कहता है कि मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। तभी वो ऊपर जाता है, बेल बजाता है और दरवाज़ा खोलती है जियाओनिंग। वो जियाओनिंग से बोलता है कि मैं ना बहुत टाइम से चंगरेन को कॉल मिला रहा हूँ पर वो कहीं भी नहीं दिख रहा मुझे और ना ही फ़ोन उठा रहा है, क्या वो यहाँ आया है। तभी अंदर से आवाज़ आती है हेल्प चुएन हेल्प,
और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर घुस के देखता है कि चैंगरेन की आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो बेचारा तो टेबल के नीचे छुपा होता है डर के मारे कि कहीं ज़ाओयन उसे मारे ना। तभी जियाओनिंग बोलती है, बॉस आप मुझे गलत मत समझना, पर मैं ड्रिंक करके ना सो गई थी। उसी टाइम पे चैंगरेन आए एक फूड डिलीवरी वाला बन के, और जब पकड़े गए ज़ाओयन के द्वारा तो उन्होंने बोला कि हम लोग ना एक प्ले कर रहे थे, इसलिए मुझे ये टास्क मिला था याले घर पे आने का। और फिर उसके बाद यही सीन था जो आप देख रहे हो। ज़ाओयन बहुत ज़्यादा स्कैरी फेस बनाते हुए गुचुएन से कहती है कि आप भी ये गेम खेलना चाहते हो सर? और गुचुएन कहते हैं नहीं नहीं मैं बिल्कुल नहीं खेलना चाहता हूँ, तुम चैंगरेन के साथ कंटिन्यू करो। और चैंगरेन को वहां पर छोड़कर वहां से भाग जाता है और बेचारे चैंगरेन को खुद ही वहां से एस्केप करना पड़ता है। फाइनली जब दोनों कार पे मिलते हैं और वो बहुत कोसता है कि तू किस टाइप का दोस्त है, मुझे वहां तू अकेला छोड़ के आ गया, अगर मैं टाइम पे नहीं भागा होता ना मैं कितनी ज्यादा मार खाता ज़ाओयन के हाथों। तभी गुचुएन बताता है, दरअसल जब तू ऊपर गया था ना उसके बाद मैंने देख लिया था कि चैनचन उनके घर से बाहर आ चुका है, मैं तो बस चाहता था कि तू ज़ाओयन के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करे। पर चैंगरेन को सच में बहुत बुरा लगा होता है और गुचुएन को शांति मिलती है कि चैनचन अब उन लोगों के साथ नहीं सो रहा। ऑफिस में दूसरे दिन फिर से जियाओनिंग जाती है और उस दिन के लिए शाम के लिए छुट्टी मांगती है। वो फिर से कहता है कि तुम दोबारा से क्या अपने दोस्तों से मिलने जा रही हो? वो बोलती है नहीं, मेरे को ना एक्चुअली अपनी कॉलेज की डिग्री ख़त्म करनी है और साल भर मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं ना आज से शाम के क्रैम स्कूल अटेंड करने वाली हूँ और मैं वहीं पे पढ़ाई करूंगी, तो मैं इसीलिए लीव मांग रही हूँ। गुचुएन का दिमाग झट से चलता है और वो बोलता है, दरअसल मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें भूल चुका हूँ कंस्ट्रक्शन को लेके, तो क्या तुम्हारे क्रैम स्कूल में जगह है? मैं भी आना चाहूँगा। जियाओनिंग को तो लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं क्योंकि वो तो ऑलरेडी ग्रेजुएट करके एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट बन चुके हैं। पर गुचुएन के काफ़ी ज़्यादा बोलने पर वो कन्विंस हो जाती है और कहती है ठीक है बॉस आप ना मेरे साथ चलना। दूसरे दिन वो लोग पहुँचते हैं साथ में और क्लास में बैठे होते हैं कि इतने में वहाँ पे चैनचन आ जाता है और उस बेचारे को पीछे बैठना पड़ता है, पर वो जियाओनिंग के साथ बैठना चाहता है। तभी वो एक चिट में लिखकर उसकी तरफ फेंकता है कुछ। उसने ये लिखा होता है कि क्या तुम क्लास के बाद मेरे साथ कुछ खाने चलोगी? पर गुचुएन इस चिट को इमीडिएटली डस्टबिन में फेंक देता है। जियाओनिंग पीछे मुड़ के देख रही होती है पूछने के लिए कि तूने क्या किया, पर इतने में ही गुचुएन उसका सर अपने हाथ से पकड़ के आगे कर देता है। चैनचन दोबारा से ट्राई करता है और बगल वाले से बोलता है कि ये चिट आगे पास कर दे। जैसे वो चिट आगे पास करता है गुचुएन फिर से उसे डस्टबिन में फेंक देता है। जियाओनिंग पीछे देख रही होती है, फिर से वो अपने हाथ से उसका सर आगे कर देता है, पर ये चीज उसका टीचर नोटिस कर लेता है और गुचुएन और चैनचन को उठने को बोलता है। वो उनसे क्वेश्चन पूछने लग जाता है और चैनचन को आंसर बिल्कुल नहीं आता, पर गुचुएन बहुत अमेजिंगली आंसर दे देता है। वो गुचुएन को बैठने को कहता है और चैनचन को क्लास से बाहर जाने को कहता है क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद जब जियाओनिंग और गुचुएन बाहर आते हैं, चैनचन उनका ही इंतजार कर रहा होता है। वो जियाओनिंग को अपने साथ चलने को कहता है और गुचुएन भी उसे अपने साथ चलने को कहता है और ऑब्वियसली जियाओनिंग जाती है गुचुएन के साथ। वो दूसरे दिन फिर से लीव मांगती है और गुचुएन फिर से उसके साथ क्रैम स्कूल जाना चाहता है, पर जैसे वो क्रैम स्कूल पहुंचते हैं जियाओनिंग बाहर आके बताती है कि मेरे सर कह रहे हैं कि तुम आज क्लास में मत आना क्योंकि तुम सिर्फ शो ऑफ करने के लिए क्लास में आ रहे हो। गुचुएन कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूं क्या? जियाओनिंग कहती है नहीं नहीं बॉस आप चले जाना। तो गुचुएन कहता है ठीक है मैं थोड़ी वॉक लिखता हूँ और फिर उसके बाद मैं चला जाऊंगा। और आज फाइनली चैनचन बैठ जाता है जियाओनिंग के पास। वो उससे पूछने लगता है कि क्या तू अपने बॉस को लाइक करती है, क्योंकि दूर से देखने में तो लगता है कि तेरी बॉस तेरे केयर बहुत ज्यादा करता है। जियाओनिंग बोलती है दरअसल मैंने उन्हें प्रपोज किया था पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो मेरा कोई भी चांस नहीं है। पर वो तभी कहता है नहीं मुझे लगता है वो तेरी बहुत केयर करते हैं, अभी जब मैं अंदर आ रहा था ना क्लास में तब भी वो बाहर पे ही तेरा वेट कर रहे थे। और जैसे ही चैनचन और जियाओनिंग बाहर पहुंचते हैं गुचुएन सच में वहां होता है और एक्टिंग कर रहा होता है कि वो वॉक करके आया है। चैनचन तभी बोलता है जियाओनिंग कह रही थी कि उसे ना हॉटपॉट खाना है, तो हम और जियाओनिंग जो है हॉटपॉट खाने जाते हैं, आपको तो जाना होगा घर, तो आप चले जाओ। गुचुएन फिर से अपना आंसर झट से बदल लेता और कहता है मुझे भी हॉटपॉट खाने का मन है, तो चलो तीनों साथ में चल के खाते हैं। अब तीनों बैठे होते हैं रेस्टोरेंट में और चैनचन खाना ऑर्डर करने को बोलता है। तभी जियाओनिंग कहती है कि दरअसल मेरे जो बॉस हैं वो ज्यादा सॉल्टी, ज्यादा स्पाइसी और ज्यादा तेल वाला नहीं खा सकते हैं। चैनचन तभी ताने मारता है अरे तुम्हारे बॉस तो बड़े नखरे वाले हैं, और गुचुएन को ये एक चैलेंज की तरह लेता है। गुचुएन कहता है नहीं मैं स्पाइसी खा सकता हूँ, चलो कितना स्पाइसी मंगाना है मंगाओ, और वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी ब्रॉथ मंगाता है। चैनचन जियाओनिंग से कहता है जा एक ना बड़े जग में पानी लेकर आ बिल्कुल ठंडा। वो चली जाती है और यहाँ पे इन दोनों का कंपटीशन शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी आखिर कौन खा सकता है, बिल्कुल एक बैटल ग्राउंड की तरह। दोनों की ही फेस से काफ़ी ज़्यादा पसीना निकल रहा होता है, उनका मुंह जल रहा होता है, आंखों से पानी आने लगता है, पर दोनों हार बिल्कुल नहीं मानते।
बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं कि कौन पहले रुकेगा और कौन पहले हारेगा। मानो ये हॉटपॉट खत्म करके ही वो लोग जियाओनिंग को जीतने वाले हैं। इतने में वहाँ पे जियाओनिंग इतना बड़ा जग लेकर आती है पानी का और बोलती है, अरे तुम दोनों बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हो, अब प्लीज़ तुम दोनों स्टॉप कर जाओ, प्लीज़ अब मत खाओ। गु चुएन की भी हार्ट बीट तेज पे तेज हुई जा रही होती है और उसके हाथ में लगी क्लॉक में बीप बीप होने लग जाता है। वो तभी कहता है कि मैं बस अभी ना वॉशरूम जाकर आता हूँ, और जैसे ही वो वॉशरूम जाता है वैसे ही पूरे रेस्टोरेंट की लाइट ऑफ हो जाती है। और इसमें कहने की क्या बात है, ऑफ कोर्स ये गु चुएन की वजह से ही हुआ है। घर पहुंच के गु चुएन खूब सारा पानी पीने लगता है और उसकी आंखों से अभी तक आंसू आ रहे होते हैं। जियाओनिंग उसे मैसेज करती है कि वो ठीक है या नहीं, तो गु चुएन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो तो लाइट चली गई वरना मैं चेन चेन को पक्का हरा देता। जियाओनिंग तभी कहती है, नहीं बॉस, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेन चेन को आज से मैं आपसे कभी भी नहीं मिलाऊंगी। वो सच में बहुत बुरा है, आज तो उसने हद ही पार कर दी। फिर वो कहती है, पर बॉस अचानक से लाइट कैसे चली गई? वो कहता है, पता नहीं, मुझे कैसे पता होगा। पर जियाओनिंग को थोड़ा बहुत शक ज़रूर हो जाता है। दूसरे दिन तो गु चुएन जियाओनिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है कि इतने में जियाओनिंग सच में आ जाती है और वो बोलती है कि मुझे क्रैम स्कूल जाना है। गु चुएन बोलता है, अच्छा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि आज मुझे ज़्यादा कुछ काम है नहीं। दोनों के दोनों लिफ्ट के पास खड़े ही होते हैं कि इतने में सुमन ली आती है और बताती है कि उनके आर्किटेक्ट और वर्कर्स के बीच में लड़ाई हो गई है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। गु चुएन अब क्या ही करता, उसे जाना ही पड़ता है। तीनों लिफ्ट के अंदर घुसते हैं और जियाओनिंग कहती है, क्या मैं आप लोग के साथ आऊँ, मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ। सुमन ली तभी बोलती है कि अगर तुम हमारे साथ आओगी भी तो तुम किसी भी हेल्प की नहीं हो। गु चुएन उसे सेफली जाने को कहता है और दोनों पहुँचते हैं वर्किंग साइट पे। पता चलता है कि एक वर्कर ने आर्किटेक्ट को धक्का मारा है। गु चुएन वार्निंग देते हुए कहता है कि अभी तो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, पर अगर तुमने अगली बार से मेरे एम्प्लॉयज़ को हाथ तक लगाया तो मैं पूरा लीगल एक्शन लूंगा, और अगर कुछ गड़बड़ है तो वो गड़बड़ सुमन ली देख लेगी। और वो सुमन ली को सारी जिम्मेदारी देख के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ चेन चेन और जियाओनिंग बाहर आते हैं क्लास से और वो जियाओनिंग से कहता है, इधर उधर क्या देख रही है, तेरा आज बॉस नहीं आने वाला। पर इतने में सामने पे गु चुएन सच में आ जाता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है एक जगह पे। और तभी जियाओनिंग कहती है, हम यहाँ का क्यों आए हैं? गु चुएन बोलता है, ये एक वर्किंग साइट है और यहाँ पे कुछ नया आर्किटेक्चर हुआ है, तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से हुआ है। तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। वो अंदर घुसती है और उसे गु चुएन कहीं भी नहीं दिखता। वो उसे ढूंढ ही रही होती है कि उसके पीछे वाले पिरामिड में अपीयर होता है डिजिटली गु चुएन और बोलने लगता है, थैंक यू सो मच जियाओनिंग, तुमने मुझे बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स दिए हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया। फिर वो उसके पीछे वाले पिरामिड में अपीयर होके बोलता है, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, उसने मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया है। फिर वो दूसरे पिरामिड में अपीयर होके कहता है, और तुम्हारी अपीयरेंस बिल्कुल रेनबो की तरह है जिसने मेरी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में कलर भर दिए हैं। वो दूसरे पिरामिड में आता है और कहता है कि जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया और अपना प्यार कन्फेस किया, उस टाइम पे मुझे पता चला कि मैं भी तुम्हारे लिए सेम फील करता हूँ। तभी जब वो सामने देखती है तो उसके सामने रखा हुआ पिरामिड ओपन होने लग जाता है और उससे बलून निकलने लग जाते हैं। ऊपर से तो ये सीन और भी सुंदर लग रहा होता है। अगली चीज़ जो जियाओनिंग देखती है तो उसकी आंखें भी भर आती हैं। उस पिरामिड से डिजिटली उसकी सारी की सारी फोटोज़ आ रही होती है और पीछे से गु चुएन कह रहा होता है कि जियाओनिंग, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की कभी भी मिलेगी, मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। वो देख ही रही होती है कि इतने में पीछे से गु चुएन आता है और उसे आवाज़ लगाता है। वो पीछे लौटती है और बोलने लगती है कि अगर ये सब कोई मजाक या प्रैंक है ना तो आप बॉस प्लीज़ जल्दी बता दो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं बिल्कुल भी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी इन चीज़ों के लिए। गु चुएन तभी कहता है, मैं पहले बोल चुका हूँ पर मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ कि आई लाइक यू अ लॉट, पर अभी भी कुछ बात है जो मैं करना चाहता हूँ। दरअसल हम 3 महीने तक का साथ नहीं रह सकते, क्या ये तुम्हारे लिए ओके है? जियाओनिंग कुछ बोलती नहीं और सीधे हाँ बोल देती है। फिर भी वो रीज़न पूछती है कि क्यों बॉस? वो कहता है कि क्या ये ओके है अगर मैं तुम्हें रीज़न भी ना बताऊं, तुम बस मुझे थोड़ा सा समझ लो और 3 महीने रुक जाओ। वो कहती है ठीक है। गु चुएन फिर कहता है कि अगर 3 महीने बाद भी हम साथ में नहीं रह पाए तो क्या तुम फिर भी मुझे कोसोगी इस चीज़ के लिए? जियाओनिंग कहती है बिल्कुल भी नहीं, आपने जो आज मुझे अपनी दिल की फीलिंग बताई है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। अगर मुझे आपके लिए ज़िंदगी भर भी इंतज़ार करना पड़े ना तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। साफ दिख रहा होता है कि दोनों के दोनों अपनी खुशी संभाल नहीं पा रहे, पर हक करने पे गु चुएन का अब बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होता। पर ऐसा क्यों?
सीन कट होता है और गु चुएन उसे घर छोड़ने जाता है। तभी वो कहती है बॉस मेरे ना पैर ही नहीं हिल रहे हैं ज़मीन में से, मैं कैसे घर जाऊंगी। गु चुएन भी तभी कहता है मैं भी बाय बाय तो बहुत बोल रहा हूँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पैर ज़मीन से चिपक चुके हैं। तभी वो कहती है ठीक है तो मैं आपके लिए थोड़ी भलाई कर दूंगी और मैं पहले अंदर चली जाती हूँ। और वो अंदर चली जाती है। पर रात को उसको नींद ही कहाँ आने वाली थी खुशी के मारे, और गु चुएन का भी सेम हाल होता है। अब दूसरे दिन से उनका शुरू हो जाता है ऑफिस रोमांस, एक दूसरे को मैसेजेस करना और प्रेजेंटेशन देने के टाइम पे एक दूसरे को देखकर स्माइल करना, हॉलवे में हाथ पकड़ के घूमना और यहाँ तक कि सेल्फी भी क्लिक करना। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं। दूसरे ही पल जियाओनिंग जाती है टेंगजू के पास और वो बताता है कि जल्द ही मेरे पापा जेल से छूटने वाले हैं। जियाओनिंग तभी कहती है मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पापा के लिए, क्योंकि वो मेरे पापा को अच्छे से जानते थे और जो भी चीज़ उनके साथ हुई थी। टेंगजू कहता है थोड़ा वेट करना चाहिए हमें, क्योंकि वो अभी अभी जेल से छूटे हैं, तो जैसे थोड़ा टाइम हो जाएगा फिर तुम उनसे क्वेश्चंस पूछ लेना। जियाओनिंग तभी इंसिस्ट करती है कि जिस घर पे जो तुम्हारा घर है उसमें मैं रह रही हूँ वो मैं जल्दी ही अब खाली कर दूंगी, क्योंकि मैंने पुराना वाला अपार्टमेंट रेनोवेट कर लिया है और अंकल ऑब्वियसली जेल से छूटने के बाद अपने घर पे ही आना चाहेंगे। टेंगजू से मना करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जियाओनिंग फिर भी कहती है नहीं नहीं हम ज़रूर वहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। अब आता है शिफ्ट का दिन और वहाँ पे दोनों के दोनों लड़के पहुँच जाते हैं, चैन चैन और गु चुएन दोनों ही। गु चुएन तो बिल्कुल हक से जियाओनिंग को हक कर लेता है और बोलता है कि सारा सामान मैं शिफ्ट कर दूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ। चैन चैन कहता है दरअसल मैं यहाँ पे सामान शिफ्ट करने नहीं आया था, मैं ये बताने आया था कि मैं जल्द ही ये कंट्री छोड़ के जा रहा हूँ और शायद हम लास्ट टाइम अभी मिल रहे हैं। जियाओनिंग कहती है पर इतना अचानक क्यों? चैन चैन बोलता है बस कुछ काम है इसलिए। वो उसे हक करने आगे बढ़ता है पर गु चुएन उसे बिल्कुल हक नहीं करने देता और वो कहता है ला मैं तुझे जियाओनिंग की तरफ से हक कर देता हूँ, आजा मुझे हक कर ले। तभी जियाओनिंग की आंटी उसे ऊपर से बुलाती है। जियाओनिंग कहती है तुम अच्छे से जाना और सेफ और हैप्पी रहना, और ऊपर चली जाती है। गु चुएन भी उसके पीछे जा रहा होता है और चैन चैन बोलता है कि तुम्हें एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने तुम्हारी काफ़ी हेल्प की है, आई थिंक मेरी वजह से ही तुम दोनों इतने क्लोज आए हो। तभी गु चुएन कहता है तुम अभी भी बच्चे हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो तुम नहीं जानते, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, अब ठीक है तुम यहाँ से चले। दूसरी तरफ टेंगजू के पापा जब उसके घर पे आते हैं और उसे रुकने को कहते हैं, टेंगजू बोलता है मैंने अपनी जिम्मेदारी एक बेटे की तरह निभा दी है, अब आप इस घर पे रहिए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसका पापा उसे लाख रोकने की कोशिश करता है पर वो कहता है कि उस दिन से ही मैं आपसे नफरत करने लग गया था जिस दिन आप जेल में गए थे और मेरी माँ ने आपकी वजह से बिल्डिंग से कूद के जान दे दी थी अपनी। वो उसे फ़ोन देते हुए कहता है कि इस पे मेरा नंबर है, जब भी कोई बहुत इमरजेंसी हो तभी कॉल करना वरना मत करना। वो वहाँ से चले जाता है और बेचारे टेंगजू के पापा बस अपनी पास्ट की गलतियों के लिए पछता रहे होते हैं। वो सीधा पहुँचता है जियाओनिंग के ऑफिस के बाहर और उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो बाहर आएगी और वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके खुश हो जाएगा। पर अंदर जियाओनिंग बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रही होती क्योंकि जल्द ही उसके कॉलेज के एग्जाम्स आने वाले हैं। उसे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, इतने में गु चुएन आता है और वो गु चुएन से हेल्प मांगती है। वो उससे थोड़ा दूर हो जाती है। तभी गु चुएन कहता है तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? हाँ, और वो उसे अपने बिल्कुल क्लोज ला के चीज़ें समझाने लगता है। पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत सारा टाइम भी एक साथ स्पेंड कर रहे होते हैं और फिर तभी दोनों साथ में ऑफिस से बाहर निकलते हैं। जियाओनिंग देखती है कि टेंगजू उसका इंतज़ार कर रहा है और टेंगजू भी कहता है कि मैं यहाँ ही से गुजर रहा था तो मैंने सोचा मैं तुम्हें मिलते हो जाता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आज डिनर पे चलोगी? और दूसरी तरफ गु चुएन भी उसे आंखें दिखा रहा होता है और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। आखिर जियाओनिंग किसके साथ जाएगी, गु चुएन या टेंगजू के साथ? क्या इनकी लव स्टोरी कोई नया ट्विस्ट लेगी? देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।